नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबकी सेवा में। पिछले जेएसएससी के लिए मैथ्स के या स्कूली बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस मैंने जारी किए थे। सबके बाद जो झारखंड सरकार की जेएसएससी की एक और वैकेंसी आई है, ज़बरदस्त वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। साथ ही साथ किसी भी सब्जेक्ट में पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके पेपर 1 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक मजबूत टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं पीजीटी खासकर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये जीएस का सब्जेक्ट है, तो पेपर 1 में भी इससे प्रश्न रहेंगे, तो वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के अलावा अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था एक विषय के रूप में है, यह जो हमारा सीरीज है समान रूप से उपयोगी होगा। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आज के अपने टॉपिक को, भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉपिक से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वप्रथम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वह है बजट। तो आज का जो हमारा पॉइंट है, हमारा टॉपिक है, वह है बजट। और इस पूरे सीरीज को आप ध्यान से देखते रहिए। मेरा यह दावा है कि अगर आप पूरी तरह से इस सीरीज को देखते हैं तो बजट टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। तो बजट जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को में जो महत्वपूर्ण 2 नीतियां होती है, वो 2 नीतियां देखिए मैंने यहाँ लिखी है, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति का संचालन आरबीआई के द्वारा होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में किसी भी देश में वहां का केंद्रीय बैंक सामान्यतः मौद्रिक नीति का संचालन करता है, जबकि राजकोषीय नीति का संचालन किसी भी देश के वित्त विभाग या वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा बजट है वह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। हम पूरी राजकोषीय नीति का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि हम जो प्रारंभ करने जा रहे हैं आज के सीरीज में वो क्या है, बजट पढ़ेंगे। बजट में जनरल बजट, बजट के प्रकार, बजटीय घाटा क्या होता है, बजट कैसे बनता है, बजट क्या होता है, बजट के विभिन्न अंग क्या हैं, बजट के प्रकार क्या हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बजट 2022-23 का जो बजट है रहा, इस साल का जो बजट रहा भारत का सेंट्रल बजट। और चूंकि हम झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड के बजट 2022 की चर्चा भी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कराधान, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी का राजकोषीय नीति का दूसरा प्रमुख अंग है टैक्सेशन, कराधान। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एक क्लास हमारा ये भी होगा। उसके बाद हम वित्त आयोग के बारे में देखेंगे। फाइनेंस कमीशन हमारे लिए 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम उसे भी देखेंगे। और फिर विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं आज की हमारी कक्षा बजट से। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का। पूरे राजकोषीय नीति का संचालन जो होता है सरकार बजट के माध्यम से करती है। तो जैसे ही बजट शब्द की बात आती है तो एक प्रश्न आता है दिमाग में, और वह प्रश्न ये है कि यह हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द की व्याख्या की गई है। हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112 और किसी में नहीं। आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं है, बजट शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। अगर प्रश्न इस तरह से रहे तो आपका उत्तर होगा किसी में नहीं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द की व्याख्या की गई है। सामान्य तौर पर हम मान लेते हैं कि वही बजट है, लेकिन शाब्दिक तौर पर अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी बजट की व्याख्या नहीं की गई है। शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है और जिसमें एक वर्ष के पूरे संपूर्ण वर्ष के आय एवं व्यय का लेखा जोखा किया जाता है। किसी भी बजट के माध्यम से संसद जो है कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण रखती है। किसके माध्यम से? संसद कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बजट के माध्यम से रखती है। अब जब बात आई है अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, तो जब वार्षिक की बात करते हैं तो वित्त वर्ष, भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 31 मार्च को समाप्त हो जाता है। इस संबंध में शंकर आचार्य समिति, शंकर आचार्य समिति, शंकर आचार्य समिति ने वित्त वर्ष के तिथि में बदलाव के संबंध में, वित्त वर्ष की तिथि में बदलाव के संबंध में सरकार को एक सुझाव दिया है। वित्त वर्ष में बदलाव की तिथि में ये जो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वित्त वर्ष, इसमें बदलाव के लिए सुझाव या सलाहकार समिति कौन सी थी? जिसके अध्यक्ष थे शंकर आचार्य। शंकर आचार्य समिति ने एक सुझाव प्रस्तुत किया है कि वित्त वर्ष को 1 जनवरी से 31 दिसंबर किया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान में इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ, मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य है जिसने अपने वित्त वर्ष में बदलाव कर दिया है। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और 31 दिसंबर को समाप्त हो जाता है। यह बात नोट कर लीजिएगा कि भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जिसने अपने वित्त वर्ष के तिथि में बदलाव कर दिया है। एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वित्त वर्ष की तिथि में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है? वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वर्तमान में। अगर हम इसे संशोधित करके 1 जनवरी से 31 दिसंबर करना चाहें तो हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी? तो जी नहीं, इसमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 112 में है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। बजट की तिथि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आपने गौर किया होगा, पहले जो बजट की तिथि 28 फरवरी हुआ करती थी। 2017-18 जब एनडीए गवर्नमेंट आई उसके बाद उन्होंने क्या किया? बजट की तिथि को 1 फरवरी कर दिया। अब वर्तमान में भारत में बजट की तिथि 1 फरवरी हो गई है। तो इस तिथि में बदलाव के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई समस्या आपको है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे ताकि हम अगले क्लास में उसे चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले बजट का निर्माण कौन करता है?
बजट निर्माण करता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय। का बजट प्रभाग। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का बजट प्रभाग के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। बजट प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी किस पर होती है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। बजट प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। राष्ट्रपति की होती है। किसी भी देश के बजट को प्रस्तुत कराने की, खासकर भारत में बजट प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी किसकी है? बजट प्रस्तुत कौन कराता है? तो वित्त मंत्री मत कीजिएगा, ऑप्शंस में आपका वित्त मंत्री होगा। बजट प्रस्तुत कराने की जिम्मेदारी, बजट प्रस्तुत राष्ट्रपति कराते हैं, प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। बजट प्रस्तुत करते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा बजट प्रस्तुत कराया जाता है और वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। इस बात को नोट करेंगे आप लोग। आइए, अब हम जान चुके हैं कि हमारे देश में वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के द्वारा बजट का निर्माण किया जाता है। बजट प्रस्तुत कराने की जवाबदेही, जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है और वित्त मंत्री जो है सदन में बजट प्रस्तुत करते हैं। बजट निर्माण प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ते हैं कि बजट निर्माण प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है, कैसे बजट का निर्माण होता है। तो बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है प्रत्येक वर्ष के अगस्त सितंबर में। मतलब बजट निर्माण की प्रक्रिया पर सरकार अब कार्य करना शुरू कर दी होगी अगले वर्ष के बजट के लिए। तो प्रत्येक वर्ष के अगस्त सितंबर माह में बजट निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इसके अंतर्गत सबसे पहले सभी विभागों को क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। सभी राज्यों को, सभी विभागों को पत्र लिखा जाता है और उनसे आगामी वर्ष, मतलब आने वाले वर्ष के खर्च का अनुमान मांगा जाता है। आने वाले वर्ष के खर्च का अनुमान मांगा जाता है और प्रत्येक विभाग अपने वर्तमान खर्च के आधार पर आगामी वर्ष की महंगाई को देखते हुए, मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए और आगामी वर्ष में होने वाले खर्च के लिए क्या करती है? ब्यौरा भेजती है कि आने वाले वर्ष में, अभी 2022-23 चल रहा है, अब हमारा क्या खर्च हो रहा है, तो 23-24 में हमारा क्या खर्च हो सकता है, किस मद में क्या खर्च होगा, तो वो पूरा ब्यौरा मांगा जाता है सभी राज्यों से, सभी विभागों से पत्र लिखकर। इसमें क्या होता है? यदि कोई नया खर्च आ जाए, यदि कोई नया खर्च जो पहले से आपके लिस्ट में नहीं है और इस साल आप ऐड करना चाहते हैं, अगले साल से हमारा यह नया खर्च होगा, तो आपको या उस विभाग को इसकी जानकारी भी देनी होती है इस पत्र के उत्तर के साथ साथ। और जैसे ही यह जानकारी जाती है तो वित्त मंत्रालय फिर क्या करता है? बजट प्रभाग उस पर एक प्रश्नावली भेजता है और उस प्रश्नावली में क्या रहता है? उस खर्च से संबंधित तमाम तरह के प्रश्न रहते हैं, जैसे कि इस खर्च की आवश्यकता आपको अचानक क्यों पड़ गई, यदि इसमें यह खर्च नहीं दिया गया तो क्या असर पड़ेगा आपके विभाग में या सामाजिक कल्याण में या आपके क्षेत्र में, यदि इस खर्च को कम कर दिया गया तो क्या होगा, अगर खर्च को कम किया जाता है तो किस मद में खर्च को कम किया जाता है।
इस तरह की तमाम प्रश्नावलियों की एक लंबी लिस्ट जो है विभाग को भेजा जाता है। अगर कोई नया खर्च जुड़ा, जो पहले से चला आ रहा है वो खर्च, उसमें कमी बेसी करके अगर मिल गया तो ठीक है, यदि किसी नए मद को जोड़ा जाएगा तो उस पर पूरी प्रश्नावली एक तैयार की जाती है और संबंधित विभाग को भेजा जाता है। फिर विभाग क्या करता है, उस पूरी प्रश्नावली का जवाब तैयार करता है और उस जवाब को पुनः हमारे बजट प्रभाग को भेजता है। प्रश्नावली के उत्तर, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट और सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पुनः उसका आकलन किया जाता है। इस पूरे नए खर्च का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है और उस पर आवश्यक काट छांट करने के बाद जो आवश्यक हो क्या किया जाता है, इस नए मद को बजट में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद वित्त मंत्री लोगों से सुझाव मांगते हैं। लोगों से मतलब आम जनता, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप भी शामिल हैं। बजट निर्माण के लिए आप सरकार वित्त मंत्रालय के वेबसाइट में जाकर जब सुझाव मांगा जाएगा, आप भी सुझाव दे सकते हैं। राज्य के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए आप सुझाव दे सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों में खर्च किया जा सकता है या इन क्षेत्रों में खर्च को इस प्रकार से रोका जा सकता है। अगर चर्चा होगा सदन में इस पर, वित्त मंत्री के जो विशेषज्ञ हैं, बजट विशेषज्ञ, वहां पर चर्चा होगी और यह सुझाव पसंद आएगा तो यह क्या किया जाएगा, इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसे भी लागू किया जाएगा। सभी विभागों से प्राप्त कच्चा अनुमान, विभागों से प्राप्त कच्चा अनुमान प्लस लोगों के सुझाव, ये दोनों को क्या करते हैं, दोनों को रखा जाता है कि किस तरह से ये लोगों का सुझाव आया है और विभागों से ये अनुमान प्राप्त हुआ है। उसके बाद इसकी चर्चा सदन में की जाएगी। सदन में इसकी परिचर्चा की जाएगी कि इस तरह से इस विभाग में इस तरह के खर्च की आवश्यकता है, इस तरह के कटौती की आवश्यकता है, लोगों द्वारा ये सुझाव किया गया है। सदन में परिचर्चा होने के बाद फाइनल बजट के लिए, फाइनल बजट हमारा तैयार होने का पोजीशन में आता है। सदन में परिचर्चा के पश्चात फाइनल बजट की रूपरेखा तय होती है कि आगामी वर्ष का हमारा बजट कैसा होगा, क्या होगा, और उसके बाद प्रारंभ होता है बजट की छपाई का कार्य। हालांकि पिछले वर्ष से 2021-22 से ही ई बजट आ रहा है, प्रिंटेड बजट नहीं आ रहा है। तो ई बजट, आपका एक प्रश्न ये भी बनता है कि ई बजट की शुरुआत, भारत में ई बजटिंग की शुरुआत, केंद्रीय बजट की बात कर रहा हूं मैं, भारत में केंद्रीय बजट, ई बजट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पहला ई बजट या पेपरलेस बजट, इलेक्ट्रॉनिक बजट, जो भी नाम दें, की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2021-22 के बजट से की गई। इन सभी कार्यों के बाद सदन में पूरी परिचर्चा के बाद क्या होता है, बजट निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और ये बजट निर्माण की प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है, इसे क्या कहते हैं, हलवा रस्म कहा जाता है। एक मजेदार रस्म है। इसमें वित्त मंत्री स्वयं अपने हाथों से क्या करते हैं, हलवा या मिठाई का निर्माण किया जाता है। सभी लोगों को हलवा, मिठाई खिलाया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है। बजट प्रभाग में जितने लोग हैं और सदन में जितने भी लोग उस समय मौजूद हैं, सबको हलवा रस्म के समय हलवा खिलाया जाता है और हलवा खिलाने के बाद बजट छपाई की प्रक्रिया जो होती है वह प्रारंभ होती है। तो बजट छपाई के लिए
जो बजट प्रभाग में, छपाई प्रभाग में, प्रकोष्ठ में जो भी लोग होते हैं, हलवा रस्म के बाद जब तक बजट सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक उन्हें नजरबंद करके रखा जाता है। जहां पर बजट छपाई की कार्य होती है, ना कोई व्यक्ति वहां जा सकता है, ना ही कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से वहां से बाहर निकल सकता है, ना ही किसी बाहरी व्यक्ति से बात किया जाता है। तो बहुत ही गोपनीय तरीके से बजट का निर्माण और बजट की छपाई या बजट की प्रिंटिंग, टाइपिंग की जाती है। इस प्रकार जब बजट तैयार हो जाता है, बजट तैयार होने के बाद वित्त मंत्री बजट दिवस को, मैं पहले ही बता चुका हूं कि पहले बजट दिवस भारत में 28 फरवरी हुआ करता था, जिसे 2017-18 से 1 फरवरी कर दिया गया है। तो बजट दिवस को फिर वित्त मंत्री बजट को लेते हैं। पहले बजट चमड़े के थैले में आया करता था। निर्मला सीतारमण जी जब से वित्त मंत्री बनी, उन्होंने लाल कपड़े में बजट को लपेटा था। आपने देखा होगा, बजट भाषण आपने सुना होगा। तो लाल कपड़े में लपेटकर सबसे पहले बजट दिवस में बजट कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है अनुमोदन के लिए। और जब राष्ट्रपति का अनुमोदन हो जाता है उसके बाद फिर सदन में बजट को रखा जाता है। वित्त मंत्री का बजट भाषण होता है। हम और आप बड़े प्यार से टीवी के सामने दिन भर बैठकर बजट को सुनते हैं कि किस चीज का मूल्य बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति की दर क्या होगी, महंगाई की दर क्या होगी, जीडीपी क्या होगा, तमाम बातें, तमाम चर्चाएं हम लोग उसके बाद टीवी के सामने बैठकर चाय की चुस्की और कुछ नमकीन के साथ में करते हैं। बजट तैयार हो गया हमारा, बजट हमने तैयार कर लिया। हम आगे देखते हैं कि किसी एक बजट में वास्तव में कितने वर्षों का आंकड़ा, अगर आंकड़ों की बात किया जाए तो कितने वर्ष के आंकड़े एक बजट में होते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी बजट में अगर आंकड़ों की बात की जाए तो बजट में आंकड़े की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं 3 वर्षों का आंकड़ा होता है। विगत वर्ष, वर्तमान वर्ष और आगामी वर्ष। विगत वर्ष का एक्चुअल एस्टिमेट, वास्तविक अनुमान, आंकड़ा होता है। वर्तमान वर्ष के 2 आंकड़े होते हैं, बजट एस्टिमेट, बजट अनुमान, बजटीय अनुमान, और रिवाइज्ड एस्टिमेट, संशोधित अनुमान। इसके अलावा आगामी वर्ष का बजट अनुमान, बजटीय अनुमान। किसी भी बजट में अगर प्रश्न ये पूछे कि किसी बजट में कितने वर्षों के आंकड़े दिए गए होते हैं, तो किसी भी वर्ष में अगर मैं बात करूं कि 2022-23 आगामी वर्ष 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए अगर ये बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो इसमें 2021-22 का बजट अनुमान, साथ ही संशोधित अनुमान, जो वास्तविक रूप में जब बजट की तिथि तक सरकार ने जो देखा, जो पाया, वास्तविक रूप में संशोधित करके क्या आने का वास्तविक अनुमान है, यहां पर पहुंचे। और पिछले वर्ष में 2020-21 में वास्तव में क्या रहा, जीडीपी की दर क्या रही, विकास की दर क्या रही, है ना, मुद्रास्फीति की दर क्या रही, ये सारे वास्तविक अनुमान 2020-21 के। 2021-22 में सरकार ने क्या अनुमान किया था, एक वर्ष के दरमियान उसमें कई बार संशोधन होते हैं, पूरी चर्चा डिटेल में हम करेंगे। तो उस संशोधित अनुमान और
2022-23 के लिए सरकार ने क्या अनुमान किया है। तो इस तरह से किसी बजट में 3 वर्ष के आंकड़े होते हैं, 3 वर्ष के आंकड़े। किसी बजट में 3 वर्ष के आंकड़े दिए गए होते हैं। आइए चर्चा करते हैं हम बजट के संरचना की। तो बजट की संरचना में बजट के 2 अंग हैं। पहला बजट स्पीच और दूसरा फाइनेंस बिल। वित्त विधेयक बजट भाषण को क्या करता है, कानून में, विधेयक में परिवर्तित करता है जिससे कि वो लागू हो सके। यह थी बजट का जो परिचय मैंने आपको कराया। हमारे आने वाले वीडियो में हम बजट की संरचना पर बात करेंगे और हम देखेंगे कि बजट के 2 हिस्से होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। यह है हमारा रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आता है राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके बाद टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। राजस्व प्राप्ति 2 तरह के होते हैं, कर राजस्व और गैर कर राजस्व। राजस्व व्यय भी 2 तरह के होते हैं, स्कीम राजस्व व्यय और गैर स्कीम राजस्व व्यय। बात करेंगे अगर हम कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्कीम कैपिटल एक्सपेंडिचर और गैर स्कीम कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहां तो अगर आपने पुस्तक पढ़ा होगा योजना व्यय और गैर योजना व्यय, याद रखिएगा योजना व्यय और गैर योजना व्यय ऐसे शब्दों को 2017-18 के बजट से हटा दिया गया है। उसके स्थान पर स्कीम व्यय को लाया गया है। इसीलिए यह मार्केबल चीज है, बिल्कुल नया चीज है आपके लिए भी कि अब जो है बजट में योजना व्यय और योजना मद और गैर योजना मद शब्द को बजट से हटा दिया गया है। कब से हटाया गया है? 2017-18 से। तो इन सभी टॉपिक्स, इन सभी पॉइंट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सबों का प्यार और साथ रहा तो पीजीटी क्रैक करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। लगातार आपकी तैयारियों को धार देने के लिए पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे इकोनॉमिक्स के 1 by 1 टॉपिक सिलेबस को कवर कराने के लिए मैं जल्द दूसरे वीडियो के साथ आपसे मिलने आ रहा हूं। धन्यवाद।